हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर से गुरुकुल। घर से गुरुकुल के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज में हमने 1857 की क्रांति से लेकर मॉर्ले मिंटो रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू ट्रांसफॉर्ड एक्ट, सैमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट एंड 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना के बारे में समझा। तो इस सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। आज इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी जो कि 1930 से 1932 के बीच में ऑर्गेनाइज की गई थी। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत सारे एक्ट्स और रिफॉर्म्स लाई थी जिससे कि वो इंडियंस की पूर्ण स्वराज की डिमांड को शांत करके बदले में उन्हें कुछ भी देकर शांत कर सके। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और भारत की जनता की पूर्ण स्वराज की मांग बढ़ती ही गई और वो अंग्रेजी सरकार के पूरी तरह खिलाफ हो गई, क्योंकि अंग्रेजी सरकार चाहे कितना ही ढोंग करती कि उन्होंने भारतीयों को बहुत सारे अधिकार देने के लिए कोई एक्ट बनाया है, लेकिन सच्चाई यही थी कि सभी डिस्क्रिशनरी पावर्स वाइसराय के हाथों में ही थी। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीयों ने सैमन कमीशन को पूरी तरह नकार दिया और इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस को चैलेंज किया कि वो अपना भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम खुद करें और उसे देश की सभी पार्टी से पास करवा कर दिखाएं। तो इसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई और जिन्ना के 14 सूत्र आए। नेहरू रिपोर्ट कंप्लीट फेलियर थी और ना केवल मुस्लिम लीग बल्कि बहुत सारे दूसरे इंडियन लीडर्स ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। नेहरू रिपोर्ट के बारे में हम अपनी पुरानी वीडियो में पहले ही पढ़ चुके हैं। और इसके बाद आई जिन्ना रिपोर्ट को इंडियन नेशनल कांग्रेस और इसके अलावा अधिकतर भारतीय जनता ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन जिन्ना रिपोर्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुस्लिम लीग को अपने पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए इनवाइट किया और साथ ही दूसरे दलों को भी इस मीटिंग में शामिल किया। यहाँ ब्रिटेन ने देखा कि जिन्ना की रिपोर्ट में लिखे हुए अधिकतर पॉइंट्स नेहरू रिपोर्ट के एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी थे। तो यहाँ उन्होंने अपनी डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और राज करो की नीति अपनाते हुए मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते हुए देश की जनता में फूट डालकर अपने हितों को पूरा करने के लिए ये मीटिंग बुलाई थी। तो चलिए इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चली थी। इसको इनॉग्रेट किया था जॉर्ज फिफ्थ ने, जो इस वक्त ब्रिटेन के किंग थे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे रैमसे मैकडॉनल्ड, जो उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। अब जानते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस किसकी रिकमेंडेशन का परिणाम थी। तो इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को बुलाने का रिकमेंडेशन दिया था लॉर्ड इरविन ने, जो इस समय इंडिया के वाइसराय भी थे। ये वही लॉर्ड इरविन थे जिनका गांधी जी के साथ हुआ पैक्ट गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इनके अलावा ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना की मांगों का भी परिणाम थी। लेकिन मेनली अगर हम देखें तो ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस साइमन कमीशन की रिपोर्ट का परिणाम थी। और इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में एक डोमिनियन गवर्नमेंट की स्थापना भी करना चाहती थी। तो इस बात पर भी वो इंडियन लीडर्स के साथ डिस्कशन करने के लिए एक कॉमन स्टेट चाहती थी, जो उन्हें इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के रूप में समझ आया। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ गौर करने वाली ये है कि वैसे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म करने को लेकर इंडियन लीडर्स के साथ डिस्कशन करना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की उस समय की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी
यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट नहीं ले रही थी। और इसका रीजन ये था कि उस समय सैमन कमीशन की रिकमेंडेशन से नाराज होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था और इसी कारण अधिकतर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स जेल में बंद थे। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच इतना टसल चल रहा था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का सवाल ही नहीं था। अब बात करते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाली पार्टीज के बारे में। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 16 ब्रिटिश डेलीगेट्स ने पार्ट लिया जो कि ब्रिटेन की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसमें 16 डेलीगेट्स भारत की प्रिंसली स्टेट से थे और 58 पॉलिटिकल लीडर्स ब्रिटिश इंडिया से थे जिनमें इंडिया की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का रिप्रेजेंटेशन था। इनमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अनटचेबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे मेन लीडर्स थे मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान और मोहम्मद अली। सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे सरदार उत्तम सिंह और लिबरल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे सर तेज बहादुर सप्रू। अब हम बात करते हैं कि इस मीटिंग में हुआ क्या। तो इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में 6 प्लीनरी मीटिंग्स हुई। प्लीनरी मीटिंग्स वो मीटिंग्स होती हैं जिन्हें अटेंड करना सभी के लिए मैंडेटरी होता है जो भी उस मीटिंग में शामिल होने के लिए एलिजिबल हैं। इन 6 प्लीनरी मीटिंग्स के बाद अलग अलग मैटर्स से रिलेटेड 9 सब कमिटीज बनाई गई जो अपने अपने मैटर्स पर डिस्कशन और फर्दर मीटिंग्स कराएंगी। ये मैटर्स फेडरल स्ट्रक्चर, इंडिया में डिफेंस सर्विसेज, माइनॉरिटीज, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जैसे मैटर्स पर बनाई गई थी। इन 9 सब कमिटीज की मीटिंग के बाद बनाई गई रिपोर्ट्स पर डिस्कशन हुआ और इसके बाद दोबारा से 2 प्लीनरी मीटिंग्स की गई जिसके बाद एक कंक्लूडिंग सेशन किया गया ये निश्चित करने के लिए कि क्या क्या फाइनल किया गया है और इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस क्योंकि इसमें शामिल नहीं थी तो कोई भी निर्णय मजबूत तरीके से नहीं लिया जा सका क्योंकि वो पार्टी जो देश की अधिकतर जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है जब वो ही मीटिंग में नहीं हो तो उस मीटिंग में बनाए गए नियम कानून ना तो कभी अमल में लाए जा सकते हैं और ना ही जनता उन्हें मानेगी। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ज्यादा कुछ निश्चित नहीं किया गया और ब्रिटेन को भी ये समझ आ गया कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के सक्सेसफुल होने के लिए उनमें कांग्रेस का शामिल होना और साथ ही साथ गांधी जी की सहमति भी बहुत जरूरी होगी। इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुआ सबसे महत्वपूर्ण कदम जो हम कह सकते हैं जो कि सर तेज बहादुर सप्रू जी द्वारा प्रेजेंट किया गया था वो था भारत के लिए एक ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का प्रस्ताव लाना। इसके अनुसार देश में सभी प्रांत अलग अलग एंटिटी होंगे और इन्हें मिलाकर एक फेडरेशन कहा जाएगा यानी अधिकतर सब्जेक्ट्स पर डिसीजन मेकिंग पावर स्टेट्स के पास होंगी और बस कुछ ही टॉपिक्स पर सेंटर को डिसीजन लेने की पावर होगी। अब हम जानते हैं कि उनके सुझाव को किस किस ने स्वीकार किया था। तो उनके इस सुझाव को मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया क्योंकि इस तरह से प्रांतों के पास सेंटर के कंपैरिजन में ज्यादा पावर्स होंगी और मुस्लिम लीग हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग सेंटर के अगेंस्ट थी। प्रिंसली स्टेट्स ने इस सुझाव को इस शर्त पर स्वीकार किया कि उनकी इंटरनल सॉवरेनिटी की गारंटी दी जाएगी। इंटरनल सॉवरेनिटी मतलब इन प्रिंसली स्टेट्स को अपने स्टेट से रिलेटेड हर तरह के डिसीजन लेने की अल्टीमेट, फाइनल और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी।
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी सुझाव को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो वैसे भी भारत में फेडरल गवर्नमेंट ही बनाना चाहते थे जिसमें प्रांतों को अपने स्तर पर निर्णय लेने का अधिकार हो, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स पर डिसीजन सेंटर के हाथों में। इससे उनका भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का प्लान भी पूरा हो जाता। इसीलिए ब्रिटेन ने यह भी शर्त रखी कि फाइनेंस और डिफेंस के सब्जेक्ट्स पर डिसीजन लेने के अधिकार सेंटर के हाथों में हो, और उनकी इस शर्त को बाकी सभी पार्टीज के द्वारा मान भी लिया गया। तो कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल सभी पार्टीज में भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात पर सहमति हुई, और यही ब्रिटिश गवर्नमेंट का इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गोल था। एक बात जिस पर सहमति नहीं हो पाई वो थी अंबेडकर जी का अनटचेबल्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखना। इस बात पर कोई सहमति नहीं हो पाई और ब्रिटेन ने इसे ये कहकर टाल दिया कि इस विषय के बारे में सोचा जाएगा। तो वैसे तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के डिसीजन ब्रिटेन की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही थे, लेकिन फिर भी वो ये जानते थे कि बिना कांग्रेस के शायद ऐसा कोई भी डिसीजन लेने का कोई अर्थ नहीं बनता, और इसीलिए कुछ समय के बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी भाग लिया, लेकिन इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए घर से गुरुकुल में बस इतना ही। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब घर से गुरुकुल।